उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां पर उत्तराखंड में 50वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई है। इसके लिए 28 राज्यों की बालक और 24 राज्यों की बालिका वर्ग की टीमों को करीब 1000 खिलाड़ियों के साथ प्रतिभाग किया गया है, जहां पर नेशनल चैंपियन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि वहां पर पहुंचे और उस शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में टीवीके के महासचिव तमीज़गा वेत्री कसगम और भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष अधवा अर्जुन ने भी प्रतिभाग किया। हो गया। वह सभी का भारत में युवा प्रतिभा का अगर इसको खेल कुंभ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाइयों बहनों, इस चैंपियनशिप में चुने गए खिलाड़ी उच्च स्तरीय टूर्नामेंट, प्रशिक्षण अकादमियों और आगामी भारतीय नेशनल टीम के लिए भी इन्हीं खिलाड़ियों में से उनका चयन होना है, जो आज अपने राज्यों का अपनी अपनी टीमों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन्हीं में से आने वाले समय में इन्हीं खिलाड़ियों में से देश का प्रतिनिधित्व भी यही खिलाड़ी करेंगे। अर्थात आज हम जिन खिलाड़ियों को यहां खेलते हुए देख रहे हैं, कल के दिन वही भारत का नाम ओलंपिक, एशियन गेम्स और ऐसी अनेक प्रतियोगिताओं में भारत का नाम रोशन करेंगे। भाइयों बहनों, खेल सिर्फ केवल मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है, बल्कि हमारे चरित्र निर्माण की भी एक प्रयोगशाला है। खेल प्रतियोगिताएं जहां हमें धैर्य, अनुशासन, समयबद्धता और टीम स्पिरिट, जिसका हमें जीवन के हर मोड़ पर सामना करना पड़ता है, वह सभी का प्रशिक्षण अगर कोई भी चीज देती है तो खेल देती है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में कार्य हो रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। आज खेलों का कोई भी वैश्विक मंच है, कोई भी खेल प्रतियोगिता है, ऐसी कोई खेल प्रतियोगिता नहीं होती है जिसमें भारत के खिलाड़ी भारत का तिरंगा शान से न लहराते हों, अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करके न दिखाते हों। पहचान बन रही है जिसके कारण से आज प्रदेश हो या देश हो, कोई भी राज्य हो, आज खेलों के क्षेत्र में बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहा है। हमारा राज्य भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। इस वर्ष हमारे राज्य के अंदर संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों का शानदार तरीके से देवभूमि में आयोजन हुआ, भव्य एवं सफल आयोजन हुआ। और इस आयोजन में जहां देवभूमि उत्तराखंड को खेल रूप में स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। इन खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर पहली बार राष्ट्रीय खेलों में 7वां स्थान प्राप्त करके एक इतिहास रचने का काम किया। अपने राज्य में 517 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रयास किया है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड में केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए भी आज देवभूमि उत्तराखंड एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य में शीघ्र ही स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय भी हल्द्वानी में खोलने जा रही है। लोहाघाट में महिला
स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने के अपने संकल्प को साकार करने के लिए भी हम। वहीं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्टेडियम ONGC देहरादून में 30वें विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल का शुभारंभ किया। 15 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस की लोक धुनें गूंजने के साथ ही देश विदेश की संस्कृति का समागम देखने को मिला है। रीच संस्था की ओर से आयोजित हुए इस महोत्सव की शुरुआत विश्वविख्यात सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान की मनमोहक प्रस्तुति से हुआ। उनकी मधुर धुनों ने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया और सरोद की तानों और तबलों की बेहतरीन जुगलबंदी ने माहौल को ऊर्जा से और आनंद से भर दिया। महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर राज्यपाल ने यह भी कहा कि ये केवल संस्कृति आयोजन नहीं बल्कि भारत और विशेषकर देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध परंपराओं और गौरवशाली विरासत का उत्सव है। वहीं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने श्री बद्रीनाथ धाम में मंदिर समिति के सहवर्ती मंदिर माता सीता माई मंदिर चाई पहुंचकर जीर्णोद्धार, नवनिर्माण तथा सौंदर्यकरण हेतु स्थलीय निरीक्षण किया है और अवलोकन भी किया है। सीता माता मंदिर चाई के बाद श्री नरसिंह मंदिर ज्योतिर्मठ में दर्शन कर मंदिर समिति कार्यालय का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती तथा उपाध्यक्ष विजय कप्रवाण सहित BKTC मुख्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट विजय प्रसाद थपलियाल सहित अधिकारी गण भी मौजूद रहे। वहीं हल्द्वानी से स्नातक परीक्षा 2025 नकल प्रकरण की जांच आयोग की 2 दिवसीय जन सुनवाई एवं जन संवाद कार्यक्रम शुरू हुआ है। माननीय न्यायाधीश UC ध्यानी की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग ने अभ्यर्थियों, नागरिकों, शिक्षा और शिक्षकों और मीडिया कर्मियों की बातें सीधे सुनी। जन सुनवाई का उद्देश्य सभी हितधारकों की राय आयोग तक पहुंचाना और जांच को पारदर्शी व निष्पक्ष बनाना है। छात्रों ने परीक्षा को नकल मुक्त कराने के लिए UKSSC परीक्षा रद्द कर पुनः आयोजित करने के सुझाव दिए हैं। कार्यक्रम हल्द्वानी और रुद्रपुर में भी आपको बता दें कि आयोजित किया जाएगा, जहां पर सुझाव लिए जाएंगे। ये जो 21/9/2025 को स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी, इसमें जो कथित ये आया था कि इसमें पेपर लीक हुआ है, इसके संबंध में सरकार ने निर्णय लिया था कि माननीय जस्टिस UC ध्यानी सर की अध्यक्षता में एक एकल जांच आयोग का गठन किया गया। तो इसमें मुख्यतः ये है कि सर सभी जनपदों में जाकर इसके बारे में एक जनसंवाद कार्यक्रम और अपनी सेपरेट जांच कर रहे हैं। तो जो भी सुझाव प्राप्त होंगे, और इसीलिए ये ओपन हाउस रखा गया है। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे छात्र हैं और कोचिंग सेंटर्स वाले हैं, अभिभावक हैं, उन सभी से ये पूछा जाएगा, उनके विचार लिए जा रहे हैं कि परीक्षाओं में सुधार कैसे हो सकता है, और तदनुसार एट लास्ट सर फिर अपनी रिपोर्ट इसमें राज्य सरकार को सौंपेंगे। सर क्या ऐसे सुझाव इसमें आए हैं जो आपने नोटेड किए हों, जो आ गया बढ़ाने का? अभी सुझाव आ रहे हैं। अभी तो 13 जनपदों में जांच आयोग ये जाएगा, जो एकल सदस्यीय जांच आयोग है, तो समस्त 13 जनपदों में जाएगा। जैसे आज यहाँ पर हल्द्वानी में पहला, क्योंकि अभी 3-4 दिन ही हुए हैं इस आयोग के गठन को, तो जैसे कि युवाओं की मांग भी थी कि इसमें मजिस्ट्रियल जांच कराई जाए, तो उसी क्रम में सर को एकल सदस्यीय जांच आयोग बनाया गया है। कल रुद्रपुर में भी इसी तरह का एक कार्यक्रम है, वहाँ पर भी जनसंवाद होगा। जो भी सुझाव आएंगे वो सरकार को सौंपे जाएंगे और इस प्रकार जांच आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट। आयोग का पहली बैठक थी। उन्होंने बताया कि हमारे पास अभी तक केवल सोशल मीडिया पे चल रही है और हमारे पास अभी कोई तथ्य नहीं है। तो अभी हम लोग एक रिटन लेटर इनको दे रहे हैं, उसमें जो सबूत अभी तक हमारे पास आए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे किसी अन्य माध्यम से हो, सारे सबूतों को हम जो है इनके सम्मुख रख रहे हैं
और उसके अलावा कुछ हमारे जो सुझाव थे इनको, चाहे वो 4G जैमर इन्होंने बात करी, तो हमने जो कल इनका भ्रामक संवाद आया उसको भी खंडन करने की मांग करी है। इसके अलावा आयोग को कई हमने सुझाव भी दिए हैं जिनको उन्होंने नोट डाउन किया है और उसको रिटर्न में भी मांगा है, तो हम उनको उनकी मेल आईडी जो इन्होंने हमें दी है, मैं चाहूँगा कि अगर किसी के पास सबूत भी हो तो सेक्रेटरी जांच आयोग @gmail.com पर वो सुझाव भी दे सकता है। और उन सुझाव जो हमारे पास है, हमारे पास जो तथ्य हैं हम इनको अभी रिटर्न में दे रहे हैं, और इसमें हमें उम्मीद है कि ये जल्द 10 दिनों के भीतर जो ये स्नातक स्तरीय परीक्षा है इसको रद्द कर पुनः परीक्षा आयोजित करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता कर ये कहा कि विभाग में मशीनों की खरीद और टेंडर प्रक्रिया में भारी गड़बड़ झाला हुआ है। उन्होंने खुलासा किया है कि खून निकालने वाली वेन फाइंडर मशीन, जिसकी वास्तविक कीमत मात्र 50,000 रुपये है, उसे 5.5 लाख रुपए में खरीदा गया है। साथ ही CT स्कैन और MRI मशीनों के टेंडर में भारतीय कंपनियों को नजरअंदाज कर चीन की कंपनी को प्राथमिकता दी गई है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल ने स्वास्थ्य विभाग की ट्रांसफर प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं और पारदर्शिता की मांग भी की है। पत्रों के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। इसमें माननीय अजय भट्ट जी का पत्र जो मंडी परिषद के कार्य की गुणवत्ता के विरोध में है वो भी है। इसमें वेन फाइंडर की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो भी है और कितने में खरीद भी है। 5 करोड़ 81 लाख के आसपास की मशीनें खरीद ली गई, 5.5 लाख के हिसाब से, वो भी है। MRI मशीन्स का दुरुपयोग भी है और CT स्कैन मशीनें खरीद के 1.5 साल से पड़ी हैं, इंस्टॉल नहीं हो पाई, वो भी है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में करीब 9.5 करोड़ की सामग्री खरीद के डंप करी गई है और उसको 2 साल से ज्यादा हो गया, किसी का कोई अब जिम्मेदारी उसमें नहीं बनती किसी कंपनी की, वो है। तो ये कुल मिला के केवल स्वास्थ्य विभाग का आज हमने चिट्ठा खोला है। और जैसा आदरणीय गणेश गोदियाल जी ने कहा, कोऑपरेटिव में भर्तियां, एम्स हॉस्पिटल में जो भर्तियों का मामला अभी CBI जांच चल रही है, अन्य विभागों में जांचें चल रही हैं, ट्रांसफर्स का धंधा चल रहा है, खनन माफिया हावी है, भू माफिया हावी है, इन सभी विषयों में हम लगातार बोलते रहे। लेकिन आज जो प्रदेश की स्वास्थ्य से संबंधित विषय है उसको मैंने उठाया। धन सिंह रावत जी की देखरेख में इस सरकार के सचिव ने एक बड़ा मामला ये किया है। हम चाहते हैं सभी मामलों की गंभीरता से जांच हो और मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री या इनके सचिव सामने आकर मेरे प्रश्नों का उत्तर दें और मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ सारी चीजें फिर से प्रस्तुत करूंगा। अगली प्रेस दोबारा मैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर करूंगा और जल्दी 10 से 12 दिन के अंदर एक बड़ा और खुलासा हम करने जा रहे हैं। कोविड पीरियड में नोएडा में जो भर्तियां आयोजित की गई, परीक्षाएं आयोजित की गई, जिस समय स्कूटर निकालने की परमिशन नहीं थी उस समय वहां कौन गया? और बड़ी संख्या में वो भर्तियां निकली, वहां कौन गया? हमारे प्रदेश में क्यों नहीं वो भर्तियां आयोजित की गई सहकारिता विभाग? दूसरा, मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने लिखित रूप में मुख्यमंत्री को, उस समय के मुख्यमंत्री को ये कहा कि 20-20 लाख में नौकरियां बेची जा रही हैं। दूसरा, मैंने ट्रांसफर का प्रमाण अभी आपके सामने दिया कि ट्रांसफर के 2 आधार हैं, या तो बीजेपी में आओ तब सही जगह पे आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, अन्यथा आपका ट्रांसफर इस तरह कर दिया जाएगा कि आपका परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा। या फिर दूसरा आधार है कि पहले ट्रांसफर कर दो किसी का, उसके बाद घर में जो डेस्क बैठी है वो डेस्क फैसला करेगी कि कौन कितना दे रहा है, उसके हिसाब से उसको नजदीक और दूर का स्थान तय किया जाए। तो ये गंभीर आरोप है, सरकार इसकी जांच करा ले। हमने गलत बोला है तो हम पर कार्रवाई करे, क्या दिक्कत है? कार्रवाई करने हिम्मत अगर है सरकार में तो करे ना कार्रवाई करे। कोऑपरेटिव बैंक का पैसा निजी इन्वेस्टमेंट करके, निजी क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करके, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके सहकारिता का पैसा डूबा है, वो इनका पैसा था, वो प्रदेश का पैसा था, प्रदेश के लोगों का पैसा था। उस पर जवाब दें, क्यों डूबा, किसने अलाउ किया कि उस पैसे को प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाए? ये सब गंभीर आरोप है, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। आप
कांग्रेस ने उत्तराखंड में अग्निवीर योजना के विरोध में बड़े अभियान की शुरुआत कर दी है। यह अभियान प्रदेश पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल रामरतन नेगी के नेतृत्व में शुरू हुआ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने पार्टी कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। 3 चरणों में चलने वाले इस हस्ताक्षर अभियान का पहला चरण गढ़वाल मंडल, दूसरा चरण कुमाऊं मंडल और तीसरा चरण मैदानी क्षेत्रों में आयोजित होगा। कांग्रेस का कहना है कि युवाओं और अभिभावकों से हस्ताक्षर कराए जाएंगे और इन्हें हाईकमान के माध्यम से केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। ये उत्तराखंड है, गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट जैसी गोरखा रेजिमेंट, फर्स्ट नागा, इनका होम है, इनका घर है और इनका गौरवशाली इतिहास है। आज देश में अग्निपथ योजना लाकर उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान और हरियाणा, इन राज्यों को भारी नुकसान बीजेपी की सरकार ने किया है। भारतीय फौज को कमजोर करने की साजिश के रूप में मैं इसे देखता हूं। रिटायर्ड जनरल्स के हवाले से यह आता है कि एक फौजी को असली फौजी बनने में कम से कम 9 साल लगते हैं। ट्रेनिंग भले 9 महीने की हो, लेकिन एक फौजी को लोहा बनने में लगभग 9 साल का समय लगता है। और मोदी जी की सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर हमारे प्रदेश के युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया है, भारत माता की रक्षा को खतरे में डालने का काम किया है और फौजियों के जो रसूख था उसको कम करने का काम किया है। उसके लिए आज हमारे रामरतन सिंह नेगी, जो पूर्व सैनिक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके कमान के तहत आज गढ़वाल क्षेत्र का वो दौरा कर रहे हैं। उनकी रथ यात्रा आज निकली, उसको हमने और गणेश गोदियाल जी ने फ्लैग ऑफ किया है और उसके बाद कुमाऊं की वो यात्रा निकलेगी और युवाओं में जनजागृति अभियान चलाकर हम राहुल गांधी जी के उस संकल्प को ताकत दे रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस लेड गवर्नमेंट जैसे ही बनेगी हम अग्निवीर योजना को पलटने का काम करेंगे, दोबारा से पुरानी व्यवस्था को लागू करेंगे। उत्तराखंड में खुरपका, मुंह का पका और रोग से बचाव के लिए पशुपालन विभाग ने वृहद टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी है। 4 अक्टूबर से 17 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने टीकाकरण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया है। जिले में गठित 66 दल गांव-गांव जाकर बड़े पशुधन जैसे कि गाय, भैंस, बैल के लगभग 1,60,000 और छोटे पशुधन के करीब 1,35,000 टीके लगाएंगे। विभाग ने पशुपालकों से अधिक भागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। यह अभियान राज्य को खुरपका और मुंहपका मुक्त बनाने के लिए एक अहम दिशा में कदम है। इसमें हमारे जो पशुपालन विभाग है उसके द्वारा आज यहाँ से 2 वैन्स को रवाना किया गया है। जो एफएमडी जो डिजीज़ है इनकी, खुरपका मुंहपका जिसे बोलते हैं, उसके उन्मूलन के लिए ये अभियान शुरू किया गया है और ये 45 दिन का अभियान है जिसमें हमारे जनपद में पशुपालन विभाग की 66 टीमें इसमें काम करेंगी और पूरे 45 दिनों में इसका उन्मूलन किया जाएगा। ये भारत सरकार के स्तर से इसमें निर्देशित किया गया है और हमारे सभी जनपद के जितने इसमें पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, हमारे उनका जो एलईओ हैं और उनके जो अन्य स्टाफ हैं, वो सभी इस काम में लगेंगे और इसको 45 दिनों में पूरी तरीके से सभी जितने भी हमारे गौवंशी हैं, महिषवंशी पशु हैं, शीप हैं, बकरियां हैं, सब में इसमें जो है इस डिजीज़ के उन्मूलन के लिए टीकाकरण किया जाएगा। पशुपालन विभाग द्वारा जनपद पौड़ी में एवं समस्त राज्य में खुरपका मुंहपका टीकाकरण के 7वें अभियान की शुरुआत की गई है। ये टीकाकरण अभियान 4 अक्टूबर 2025 से लेकर 17 नवंबर 2025 तक पूरे प्रदेश की तरह ही जनपद पौड़ी में भी इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। इसमें हमारे लगभग बड़े पशुओं को 1,60,000 टीके लगाए जाने हैं। बड़े पशु में हमारे गौवंशीय मतलब कि गाय एवं महिषवंशीय मतलब भैंस तथा छोटे पशु में बकरी एवं भेड़ में ही लगाया जाएगा। इस टीके को साल में 2 बार लगाया जाता है और इस टीके को लगाने में हम सभी को आपस में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। हमारी पशुपालन विभाग की जो 66 टीम बनाई गई है जनपद में, वो जब भी किसी पशु पालक के द्वार पर जाएं तो मेरा
इस मीडिया के माध्यम से सभी से निवेदन है, कृपया हमारी टीम का सहयोग करें, अधिक से अधिक समस्त पशुओं में ये टीका लगवाएं, जिससे कि जो भारत सरकार की एक मंशा है कि उत्तरी भारत में उत्तराखंड राज्य को खुरपका मुंहपका रोग मुक्त स्टेट घोषित किया जाना है, उस लक्ष्य को हम सब मिलकर पूरा करें। इसी के लिए मैं आप सभी से इसका आह्वान करता हूँ। धन्यवाद। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने सौलानी नदी पर बने नए पुल का उद्घाटन किया है। इस परियोजना की कुल लागत 35 करोड़ रुपए है। विधायक ने कहा कि ये पुल निर्माण का लक्ष्य लंबे समय से था, जो अब पूरा हो गया है। पुल के बनते ही रुड़की वासियों को बड़ी राहत मिलेगी, खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, और ये सुविधा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। पुल में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ये लंबे समय तक सुरक्षित और मजबूत रहेगा। इस परियोजना से क्षेत्र के लोगों का समय और यात्रा दोनों की बचत होगी। देखिए, धामी जी की सरकार है जो संकल्प करती है उसको सिद्ध करती है, और मैं समझता हूँ कि ये पुल एक बहुत बड़ा लक्ष्य था हमारा, जिसको निर्माण कार्य शुरू कराना है। आज जब यहाँ मौके पे खड़े हैं, आज सब लोगों को भी बधाई देता हूँ इसके लिए कि आप सब लोग यहाँ पर आए और ये अपने निर्माण की जानकारी आप जनता को देंगे। रुड़की वासियों को लाभ मिलेगा, और स्कूली बच्चों को खासतौर से उनके लिए पुल का निर्माण हो रहा है। तो मैं बच्चों को संदेश देना चाहूँगा कि बच्चे, अब इंतजार खत्म हो गया है, 9 महीने में पुल बनकर तैयार हो जाएगा। जब आप अगले क्लास में जाएंगे तो आप नए पुल से होकर जाएंगे और आपका रास्ता जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। स्कूल वाले बहुत परेशान थे, बच्चे बहुत परेशान थे, काफी समय से प्रयास चल रहा था। कितने करोड़ का बजट रहेगा? देखिए, पुल का निर्माण अब यहाँ पे एक बड़ा काम है, और इसका डिजाइन बनना, इसकी ड्राइंग सेंक्शन होना, फाइनेंशियल बिड होना, टेक्निकल बिड होना, अपने आप में सभी एक प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया पूरी हो गई है, आज धरातल पे निर्माण कार्य हो रहा है, और मैं सोचता हूँ कि ये 35 करोड़ की लागत से ये पुल का निर्माण होगा, और एक अच्छा RCC गाटर का पुल बनेगा, जिसमें फुटपाथ की व्यवस्था होगी, पैदल चलने वालों की व्यवस्था होगी, साइकिलिंग वालों की व्यवस्था होगी, और भारी व्हीकल, हैवी व्हीकल सभी का आवागमन इससे होगा, और हमारे जो BHL के हैवी व्हीकल्स आते हैं वो भी यहाँ से जा सकेंगे। मैं बताऊँ कि ये पुल एक ऐतिहासिक पुल बनेगा। देखिए, आदर्श नगर की तरफ कभी कभी पानी बढ़ जाता था, क्या इसमें पैच वर्क भी ऐसा बनेगा कि आदर्श? निश्चित रूप से DM साहब को लिख दिया गया है आपदा में, और अपने सिंचाई विभाग को भी लिख दिया गया है। माननीय मंत्री के पास बात हुई है, बहुत जल्दी पैचिंग कार्य शुरू होगा। जो नदी का पानी आता है बारिश में, उसमें हमारे जो बस्ती है उनको दिक्कत ना हो, तो उसके लिए पैचिंग, कुछ पैचिंग हो चुकी है और कुछ और होनी है, तो उनका कार्य शीघ्र शुरू हो जाएगा। चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।